नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे पूरे देश को चलाता है। जी हाँ, भारत का संविधान। अब देखिए, संविधान या पॉलिटी सुनते ही ना अक्सर दिमाग में भारी भरकम कानूनी शब्द आने लगते हैं, बोरिंग लगने लगता है, राइट? लेकिन आज हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज का हमारा फोकस एकदम क्लियर है, कानूनी जार्गन नहीं। हम बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे कि हमारा देश आखिर चलता कैसे है और एक नागरिक के तौर पर आपके और हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम 5 मेन चीजों पर बात करेंगे। पहला, संविधान बना कैसे। दूसरा, इसकी प्रस्तावना या इसका सोल। तीसरा, हमारे अधिकार और नीतियां। चौथा, देश का सिस्टम कैसे काम करता है। और पांचवां, इमरजेंसी और जुडिशरी की ताकत। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है संविधान का निर्माण। इतने बड़े और डाइवर्स देश के लिए नियम बनाना सच में दुनिया का सबसे बड़ा और चैलेंजिंग काम था। जरा सोचिए, इस ऐतिहासिक काम की शुरुआत हुई 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की लीडरशिप में 7 लोगों की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और पता है, उन्होंने एक एक रूल, एक एक आर्टिकल पर इतनी बारीकी से चर्चा की कि इसे पूरा होने में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम लगा 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। लिटरली दिन रात की मेहनत। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान अपना लिया। एक नए भारत की नींव रख दी गई। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, संविधान की प्रस्तावना, जिसे प्रीएम्बल भी कहते हैं। इसे ना अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े गोल्स को तय करती है। इसकी शुरुआत के शब्द सुने हैं आपने? हम भारत के लोग। सच बताऊं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है। ये साफ साफ कह देता है कि भाई, इस देश में असली ताकत किसी राजा, नेता या विदेशी हुकूमत के पास नहीं है, बल्कि सीधे आपके और हमारे पास है। देश का जो भी ढांचा है वो जनता ने खुद अपने लिए बनाया है ना कमाल की बात? अब इस प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे कुछ थोड़े भारी शब्द आते हैं। चलिए इन्हें सिंपल हिंदी में डिकोड करते हैं। समाजवादी का सीधा सा मतलब है सोसाइटी में सबको बराबर का मौका मिले और अमीर गरीब का गैप कम हो। और पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर का मतलब है कि हमारी सरकार का, हमारे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों की बराबर रिस्पेक्ट है। बस यही वो कोर वैल्यूज हैं जो हमें एक असली डेमोक्रेसी बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अधिकार और नीतियां। ये हिस्सा सीधा आपके और सरकार के बीच के रिश्ते को डिफाइन करता है। देखिए, संविधान में 2 चीजें हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती हैं। एक तरफ है भाग 3 के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये जस्टिशिएबल हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई आपसे आपकी ये अधिकार छीनेगा ना, तो आप सीधे जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दूसरी तरफ है भाग 4 के नीति निदेशक तत्व या DPSP। ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, मतलब इन्हें पूरा न करने पर आप सरकार पर केस नहीं कर सकते। ये दरअसल सरकार के लिए एक तरह के मोरल गोल्स हैं, अच्छे काम करने की गाइडलाइंस हैं, समझे आप? चलिए अब आते हैं अपने चौथे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, शासन की व्यवस्था। आखिर ये देश जमीनी स्तर पर चलता कैसे है? कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि हम प्रधानमंत्री चुनने के लिए तो वोट डालते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए क्यों नहीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को जनता डायरेक्ट नहीं चुनती। इसका एक प्रोसेस है। पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें आपके चुने हुए MP और MLA होते हैं। फिर एक खास फॉर्मूले से, जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, राज्यों और केंद्र के वोटों का बैलेंस बनाया जाता है। और लास्ट में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से सीक्रेट वोटिंग होती है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, लेकिन यह सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि देश का मुखिया पूरे भारत को सही से रिप्रेजेंट कर सके। और हाँ, देश चलाने का मतलब सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में बैठकर फैसले लेना नहीं है। 1992 में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आया, 73rd और 74th संविधान संशोधन। इसने पावर को सीधे गांव और नगर पालिकाओं तक पहुंचा दिया। इसी को हम पंचायती राज कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इसने पावर को सेंटर से निकालकर सीधे गांव के लोगों के हाथ में सौंप दिया, ताकि वो अपने लोकल फैसले खुद ले सकें। एकदम ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आपातकाल और न्यायिक सुरक्षा। अगर देश पर कोई भारी संकट आ जाए तो उससे निपटने के क्या रूल्स हैं? संविधान के भाग 18 में संकट से निपटने के 3 मेन सेफ्टी वॉल्व दिए गए हैं। पहला है आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी।
ये तब लगती है जब कोई युद्ध हो जाए या बड़ा विद्रोह हो। दूसरा है आर्टिकल 356, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये तब लगता है जब किसी राज्य की सरकार पूरी तरह फेल हो जाए। और तीसरा है आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर देश के खजाने या इकोनॉमी पर भारी खतरा हो तब इसका यूज होता है। ये प्रोविजंस मुश्किल वक्त में देश को टूटने से बचाते हैं। जाते जाते एक बड़ा सवाल, क्या हो अगर हमारी चुनी हुई सरकार ही कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारे खिलाफ हो? यहाँ एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पावर की, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन। अगर सरकार कोई ऐसा रूल बनाती है जो हमारे अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है तो कोर्ट उस कानून को ही रद्द कर सकता है। बिल्कुल, यही वो चेक्स एंड बैलेंस है जो हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखता है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद मुझे यकीन है कि अब संविधान आपको सिर्फ एक भारी भरकम किताब नहीं बल्कि अपने अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक लग रहा होगा। अगली बार जब भी कोई नया कानून बने तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, क्या ये हमारे संविधान की मूल आत्मा से मैच करता है?